आज हम क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल जालक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिस्टल जालक क्या होता है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्रिस्टल जालक होता क्या है एक्चुअली में। तो अंतराकाश में बिंदुओं का ऐसा समुच्चय या समूह जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होने पर क्रिस्टल की आकृति प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। एक बार फिर से देखिएगा, अंतराकाश में बिंदुओं का ऐसा समूह या समुच्चय जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होने पर क्रिस्टल की आकृति प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। अब देख रहे होंगे आप कि ये जो हमने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है, इस फिगर में ये जो है ये क्या है? अवयवी कण है। अब एक कण को हम मान लिए ले लेते हैं इसको, जैसे मैंने इसको डिसाइड कर लिया। अब इस वाले में आप देख रहे हैं कि ऊपर भी, इधर नीचे भी, साइड में, हर तरफ ये क्या है, अगर जिधर भी चल रहे हैं तो उसी प्रकार के अवयवी कणों की व्यवस्था मिलती है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मैंने अभी लिखा है कि पुनरावृत्ति होती है सभी दिशाओं में, तो ये इस तरह से बता रहा है आपको कि सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होने पर जो ये व्यवस्था प्राप्त होती है, इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जालक बिंदुओं की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण, किसके? जालक बिंदुओं की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण अलग अलग जालकों का निर्माण होता है। किसमें परिवर्तन होने के कारण? जो जालक बिंदु हैं उनकी व्यवस्था में अगर परिवर्तन कर दें तो अलग अलग प्रकार के क्या मिल जाते हैं? जालकों का निर्माण होता है। जैसे देखिए, एक व्यवस्था ये है, क्या है? एक व्यवस्था ये है, मान लेते हैं ये ए प्रकार की व्यवस्था है, और एक व्यवस्था ये है जिसे हम मान लेते हैं ये बी प्रकार की व्यवस्था है। कैसी है? बी प्रकार की व्यवस्था है। अब आप देख रहे होंगे कि जो ए प्रकार की व्यवस्था है, इसमें जो अवयवी कण हैं वो एक ही प्रकार के हैं और सब एक सरल रेखा में व्यवस्थित हैं। जबकि आप बी प्रकार में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो परमाणुओं की व्यवस्था है वो अलग अलग हो गई है। देखिए, इसकी व्यवस्था एक है और इसकी व्यवस्था अलग हो गई है। तो इस प्रकार से अगर जालक बिंदुओं की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या मिलता है? हमें अलग अलग प्रकार के जालक मिल सकते हैं या प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो आपने जालक के बारे में समझ लिया। अब जालक के बारे में कुछ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी इसके गुण की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ क्रिस्टल जालक के अभिलाक्षणिक गुण, अभिलाक्षणिक गुण, तो इसके जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो अभिलाक्षणिक गुण हैं उसमें जो पहला है कि जालक में प्रत्येक कण, जालक में प्रत्येक अवयव एक कण के रूप में होता है। क्या हो गया यहाँ पर? जालक में प्रत्येक अवयव को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा बात,
देखिए पहला क्या है, यहाँ पर जालक में प्रत्येक अवयव को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्या है कि अगर इन बिंदुओं को हम एक सरल रेखा से मिलाते हैं, ठीक है, अगर इन बिंदुओं को क्या करते हैं, एक सरल रेखा से मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बिंदुओं को या अवयवों को लिख लेते हैं, अवयवों को बिंदुओं को एक सरल रेखा द्वारा जोड़ने पर प्राप्त आकृति क्या होती है, क्रिस्टल होती है या क्रिस्टल जालक होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी क्रिस्टल जालक में बिंदु होते हैं उनको अगर एक सरल रेखा में सबको आप मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, जालक का निर्माण हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अभी जैसे इसमें है जालक में प्रत्येक अवयव को क्या है, बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जालक है, अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये क्रिस्टल जालक हो गया पूरा, एक हमने क्रिस्टल जालक ले लिया। तो यहाँ पर जो अवयवों को किसके रूप में हो दिखाते हैं हम, बिंदुओं के रूप में इस तरह से हम दिखाते हैं। यहाँ पर इस तरह से बिंदुओं के रूप में इसको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे इसमें जितने भी अवयव होते हैं उनको हम क्या है, बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है, अगर इनको सरल रेखा में, जैसे मान लीजिए इस तरह से हमने देखिए एक सरल रेखा में मिला दिया और अगर इसी तरह से सब ये आपस में मिलते जाएं इस तरह से तो क्या हो जाता है, जालक का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसके अभिलाक्षणिक गुण देख लिए। अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि क्रिस्टल जालक के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसमें क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। तो अब आओ देखते हैं कि क्रिस्टल जालक में जो एकक कोष्ठिका होती है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं एकक कोष्ठिका, इसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो अब देखिए यहाँ पर एकक कोष्ठिका होती क्या है, तो जो अवयवी कण होते हैं उनकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति होने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं कि अवयवी कणों के या बिंदुओं के सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होने पर बिंदुओं के सभी दिशाओं में या अवयवों के सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होने पर प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को कुछ ऐसा समझिए, यहाँ पर फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि जालक हो गया, ये पूरा एक हमने यहाँ पर ले लिया है, तो यहाँ पर इस तरह से
तो देखिए हमने इसको इस तरह से मिला दिया, तो ये एक एकक कोष्ठिका हो गई, इस तरह से मिला दिया दूसरी हो गई, ऐसे मिला दिया तीसरी, और ये क्या है अब इधर भी हो सकते हैं, इधर जैसे ये हो गया, अब इन दोनों को मिला देंगे तो फिर एक, तो इस तरह से क्या आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो बिंदु हैं उनकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। तो ये क्या है यहाँ पर एकक कोष्ठिका है। ठीक है, अब एकक कोष्ठिका के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, तो इसके गुणधर्म देखते हैं। क्या देखते हैं, ये बात समझ में आई ना, नोट्स में दिया गया है, बस जस्ट परिभाषा है, इसको अभी आप ऐसे लर्न कर लीजिए, फिर इसमें आगे हम देखते हैं और अभी एक्सप्लेन किया जाएगा इसमें, तो और क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका के गुणधर्म, तो देखिए जो एकक कोष्ठिका होती है उसको कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके अभिलाक्षणिक गुण हैं वो कैसे हम करते हैं। तो ये हमने इसको इस तरह से एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, तो ये क्या हो गई हैं, इसकी भुजाएं हैं, और इनके जो बीच का कोण होता है इसको अल्फा, इन दोनों के बीच का कोण जो है उसको हम बीटा, और ये जो वाला है इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अगर इसके हम अभिलाक्षणिक गुण को देखें तो जो पहला गुण यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एकक कोष्ठिका की जो एज होती है, एजेज हैं वो क्या हैं, क्रमशः A, B और C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एकक कोष्ठिका के कोरों, इसको EDGE एजेज को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्रमशः A, B, C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा इसका गुण, कि जो इनके कोर हैं उनके बीच जो कोण होता है उसको क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एजेज होती हैं के बीच का कोण जो है वो किसके द्वारा, क्रमशः अल्फा किसके बीच में है, B और C के बीच में, बीटा किसके बीच में है, A और C के बीच में, और जो गामा है वो किसके बीच में है, B और A के बीच में, तो A और B के बीच में। इस तरह से हैं, एजेस के बीच का कोण जो है क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये इसके कुछ एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण हैं। अब एकक कोष्ठिका के जो प्रकार हैं, अब उसको देखते हैं कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो जो एकक कोष्ठिका का प्रकार है उसको यानी किस प्रकार से हम उसको वर्गीकृत किए हैं एकक कोष्ठिका को, तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर उसको हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो एकक कोष्ठिका के प्रकार, तो एकक कोष्ठिका मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला जो है यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। दूसरे को क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्रिमिटिव यूनिट सेल।
सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा जो है सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको कहते हैं सेंटर्ड या केंद्रीय एकक कोशिका। केंद्रीय एकक कोशिका, इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये सरल या आद्य एकक कोशिका क्या होती है, तो अब इसके बारे में आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सरल या आद्य एकक कोशिका क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको परिभाषित करें तो इसको परिभाषित करने से पहले एक यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको फिगर के माध्यम से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, और ये आप यहाँ से परिभाषा जब बनाएंगे तो ये काफ़ी आसान होगा आपके लिए। सो इसको इस तरह से देख रहे हैं, तो एक हमने कार्नर ये ले लिया। क्यूब में कितने कार्नर होते हैं? 8। कितने कार्नर होते हैं क्यूब में? 8 कार्नर। मैंने सबको गोला कर दिया। तो यहाँ पर जो घन होता है उसमें कितने कार्नर होते हैं? कोर, कोने। कितने कोने होते हैं? 8। तो देखिए ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कहाँ पर होते हैं? उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं, यानी कार्नर पर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम आद्य एकक कोशिका कहते हैं। ये कैसी कोशिका है? ये आद्य एकक कोशिका, या इसको हम सरल एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। तो परिभाषा कैसे हो जाएगा कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ उसके कोनों पर स्थित होते हैं उसे सरल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सेंटर्ड या केंद्रीय एकक कोशिका। इसको हटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर केंद्रीय एकक कोशिका, केंद्रीय एकक कोशिका, इसको क्या है? इसको फिर से हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके? तो यहाँ पर ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या बोलते हैं इसको? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरे क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा क्या कहते हैं? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो बॉडी सेंटर्ड को यहाँ पर समझने का जो तरीका है इसको हम सब देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बॉडी सेंटर्ड को देख रहा हूँ। तो ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा, क्या? जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा कहाँ पर होते हैं? केंद्र में होता है। एक यहाँ पर केंद्र होता है। देखिए सभी कार्नर पर हो गए, और इसके अलावा एक अवयवी कण कहाँ पर हो गया? इसके केंद्र पर, बॉडी में हो गया। बॉडी से इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
ठीक है, समझ में आई बात। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो सभी कोनों पर तो होते ही होते हैं और एक उसके कहाँ पर होता है, सेंटर्ड में। जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है तो इस रूम के सारे कॉर्नर पर तो है ही है, और एक रूम के बीच में एकदम जितना भी छत है और जो ग्राउंड है या जो साइड की दीवारें हैं उनके बीच में एक हमने बॉल रख दिया है, वो अवयवी कण हो जाए तो वो क्या कहलाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर देखिए हम यहाँ पर फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर हम फेस सेंटर्ड की अगर बात करेंगे तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, आप एक रूम के जूम करिए, देखिए थोड़ा सा अब आपको इमेजिनेशन पावर को आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए कि एक रूम है, एक रूम में कितने फेस होते हैं, सतह, तो एक देखिए ऊपर वाला हो गया अपर, एक लोअर, एक साइड में हो गया, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड में, एक फ्रंट में हो गया और एक बैक में। तो कितने फेस होते हैं, 6 फेस। तो देखिए एक फेस को मैं नंबरिंग कर लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। एक पीछे वाला तो ये हो गया 5, और एक ये वाला, एक ये वाला हो गया तो इसको हमने 6 लिख दिया, और एक यहाँ पर ये वाला हो गया तो इसको हमने 5 लिख लिया, ठीक है ना। तो क्या मैंने कहा परिभाषा, ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर होते हैं, उनके फेस पर होते हैं। तो देखिए एक अवयवी कण यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये सामने वाले में, एक और ये पीछे वाले में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अवयवी कण हो गए हैं। तो ये जो एक कोष्ठिका है इसको हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बस लास्ट और देखिए आप इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर फिर से देख रहे हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जो अपोजिट फेसेस होती हैं, जो अपोजिट फेसेस होती है, जैसे मान लीजिए एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो कोनों के अतिरिक्त उनके अपोजिट यानी विपरीत सतहों पर, अगर फलकों पर, विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं अवयवी कण, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि एक आपके पीछे रखा हुआ है, सारे कॉर्नर के अलावा रूम में एक आप पीछे, इधर मान लीजिए बोर्ड है तो मेरा बैक हो गया, एक ये फ्रंट हो गया, तो एक हमने उधर रख दिया, एक इधर रख दिया। तो इस तरह का जो अगर एक कोष्ठिका होती है उसे हम कहते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब हम अगली क्लास में जो भी पढ़े हैं अभी तक इसके बारे में, फिर इनमें जो अवयवी कण हैं, ये जो अवयवी कण हैं, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, उसके बारे में उसका कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।